अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। आज है जुम्मा, जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अयाम। और आज के दिन मैं आपको एक रिमाइंडर ज़रूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी एहतमाम कीजिएगा। आज के दिन दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, तो अपनी खुसूसी दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमान को याद रखिएगा, अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है और जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, बच्चों का भी एक इंतजार था जो कि मेरे ख्याल में वो खत्म हो गए कि छुट्टियां कब होंगी। तो छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है जी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने 22 दिसंबर से बताया है 10 जनवरी तक छुट्टियां होंगी, तो खूब मौजें उड़ाएंगे बच्चे इस टाइम में। वैसे अली सर्दी आती मेरे ख्याल से तो जनवरी के करीब है, सेकंड वीक में रीस्केड्यूल करना चाहिए। हाँ। क्योंकि दिसंबर में इतनी शायद सर्दी पड़ती नहीं है कि आपको स्कूल की तालीम करनी पड़ जाती है, आपको एक्सटेंड करनी पड़ जाती है। और फिर वो जो अभी आप 19 दिन की दे रहे हैं तो फिर आपको वो 30 दिन की करनी पड़ जाती है। तो फिर बेहतर यही होगा कि आप पहले से ही प्रोग्राम बना के रखेंगे सर्दी आती कब है। अमूमन हमारे टाइम में तो 15 दिन की हुआ करती थी। एग्जैक्टली। अभी बच्चों ने दुआएं करनी शुरू कर दी हैं। मैंने देख लिया कि सब यही दुआएं करें कि छुट्टियां एक्सटेंड हो जाए और सर्दी जो है। हमें शायद ये भी दिक्कत है कि हमारे टाइम पे 15 की होती थी, इनके टाइम पर ज्यादा की हो रही है। हमारा मसला ये है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासी मौसम की बात कर लेते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क की तारीख के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आज़म ने समरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और इस पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने उन्हें मुबारकबाद भी पेश की, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए की गई है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाने सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सब ठीक है और सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीई की मंजूरी दी गई है और मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से तौसी मौसर होगी। और दूसरी जानिब 29 रोज बाद बानी PTI की बहन उज़मा खान की उनसे मुलाकात करवाई गई, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कैदियों को सियासी बातें करने की इजाजत नहीं होती। कानून के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात से नक्शे अमन या इंतशार का खदशा हो तो वो मुलाकात को रुकवा सकता है। रूल्स के मुताबिक तमाम इख्तियारात जेल सुपरिटेंडेंट के हैं। बानी PTI की जेल में मुलाकातों का इख्तियार पंजाब हुकूमत को है। कोर्ट द जुरिस्डिक्शन यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन से सजा याफ्ता हैं और वो एक कन्विक्टेड प्रिजनर के तौर पे अडयाला जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक एक रूल 265 है जो वो कहता है कि हफ्ते में एक मुलाकात जो है वो करवाई जा सकती है या चिट्ठी लिखने की इजाज़त दी जा सकती है और मज़ीद ये कदगन लगाता है कि जो गुफ्तगू मुलाकात के दौरान होगी उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, इट विल रिमेन प्राइवेट। जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होता है वो अगर समझे कि जो इनका कंडक्ट है और जो गुफ्तगू हो रही है वो प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक ऑर्डर एंड पीस है तो वो भी उस मुलाकात को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और आइंदा मुलाकातों को रोक भी सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि PTI की खातून रहनुमा ने बानी की जान को खतरे की खबर फैलाई। खातून रहनुमा ने भारतीय और अफगानी मीडिया पर यह खबर चलवाई और उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में बानी को जितनी सहूलियात मिली वो किसी कैदी को नहीं मिली। अता तारड़ ने इस मौके पर यह ऐलान भी किया कि आज से उज़मा खान की मुलाकात भी बंद कर दी गई है। मैं दावे से, वसूख से और फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे प्रिविलेज्ड कैदी है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी सहूलियात किसी एक कैदी को कभी नहीं मिली जो इस वक्त मिल रही हैं। एक तरफ ये हकीकत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा है। वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई और एक्शन। मैं भी से बता रहा हूं, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। इस पे कोई अभाम ना रहे कि आप समझें कि जी ये खाली बात हो रही है। इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं,
ये अब रोज रोज अडियाला के बाद तमाशा नहीं लगेगा। तारड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके अलावा वजीर आला सुहेल आफरीदी भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे कल, लेकिन उन्हें मुलाकात करने की इजाजत नहीं मिली। बड़े पुरअमन तरीके से आए और उसी तरह से वापस लौट गए। दूसरी जानिब हुकूमत बैरून मुल्क बैठकर रियासत के खिलाफ जहर उगलने वालों को शिकंजे में लाने के लिए मुतहरिक हो गई है और गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की अहम मुलाकात हुई है, जिसमें बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर बातचीत की गई। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजादा अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इस पर हमने बात करनी है। तमाम तर मौजूआत हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीधेकार हैं। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? आमिर साहब अगर आप हमें सुन सकते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों के पंजाब में मजे हैं, बच्चों को आपने बहुत छुट्टियां दी हैं। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल आ रही है आमिर साहब। आमिर साहब बताइएगा कि इस वक्त शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? मैंने कहा आप लोगों को तो पंजाब में बड़ी छुट्टियां मिली हैं। इस्लामाबाद के बच्चे कहते हैं हमें 5 दिन की छुट्टी मिलती है, मिला के 9 दिन बन जाते हैं हफ्ता इतवार। और पंजाब में 19 तो पहले ही होगी, 30 तक आप पहुंचा दिया आपने। बच्चे तो बड़े नाराज हैं यहाँ पे। ये क्या बात हुई? बस देख ले, अभी भी इस पे शिकवे शिकायतें हैं यहाँ के बच्चों को। आमिर साहब फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। बार बार नोटिफिकेशन का जिक्र किया जा रहा था, बहुत सारा प्रोपेगेंडा हो रहा था। फाइनली आ गया नोटिफिकेशन, क्या कहेंगे आप? आपको याद है सोमवार की सुबह आपसे ही गुफ्तगू हुई थी और जो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्या उसी तरह ही नहीं हो गया सारा काम कि वजारत दिफा से समरी फाइल चली गई और अप्रूव भी हो गई? तो जिन लोगों ने चाय की प्याली में ट्वीट भी किया कि वो जो सोशल मीडिया की फपे कुटनियां हैं, उनको पता होना चाहिए कि 5 साल के लिए तो आर्मी चीफ आ गए हैं, साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए और उसमें एक्सटेंशन की भी गुंजाइश है। जिन लोगों ने 29 नवंबर पे शोर मचाया हुआ था कि नहीं आर्मी चीफ की तकरीरी 27 तक नहीं है, नया नोटिफिकेशन होगा, उनकी तसल्ली के लिए शहबाज शरीफ साहब ने 2030 तक का काम कर दिया है। अब आगे देखें क्या करना है क्या नहीं करना। शहर इक़्तिदार में बहस ही यही थी। सारी चीज़ें कुछ दिनों से इसी पे चल रही थी। वज़ीर आज़म क्यों तशरीफ़ ले गए लंदन? हमने बताया कि वो इलाज के लिए गए हैं। कोई तशहीर ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म अगर अपने ज़ाती तौर पे गए हैं और इलाज के लिए गए हैं तो उसका ऐलान भी किया जाए? ये तो नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के जिम्मे यही था कि कोसना देना है, मेना देना है, तो अब उनकी तसल्ली हो गई है। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें मजीद तसल्ली करा दी जाएगी कि कौन क्या कर रहा था, कैसे आगे चलेगा, तो बता दी जाएंगी सारी तफसीलात। डिले क्यों था, क्या था। एक तरीक़ाकार होता है, एक नया सेक्रेटेरिएट बन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस था जो 27 नवंबर को ख़त्म हुआ, जो गालिबन 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने कायम से गवर्नर और प्रेसिडेंट का ऑफिस प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे चलता है। तो अब मुसल्लह अफवाज की बाज़ाब्ता कमान सारी आर्मी चीफ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं उनके हवाले कर दी गई है। उसके पीछे खासा होमवर्क था। आपको पता है एक नई स्ट्रेटेजिक कमांड भी आनी है। उनके जनरल साहब भी मुकर्रर होने हैं जो आर्मी के सदर मुमलिकत साइन करेंगे, जैसे ये हुआ है। तो वो काम सारी चीजें देखी जा रही थी। आपने दुनिया में एक वार जीती दुनिया के सामने 10 मई को, और उसमें साइबर वारफेयर का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा था। तो पाकिस्तान ने जरूरत फील की कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसल्लह अफवाज ने एक सिनर्जी के तहत मिल, जैसे 13 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब ने फील्ड मार्शल की मौजूदगी में रॉकेट फोर्स का अनाउंस किया था। आपको याद होगा परेड जो थी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो उसको अब एक स्ट्रेटेजिक कमांड में बदला गया है। प्रॉपर प्लानिंग कर ली गई है। तो ये वो चीजें थी जो यहाँ तक लेके आई हैं। कुछ डिले किया लेकिन इससे कुछ अभाम नहीं था, खला नहीं था। तो आमिर साहब ये भी बताइएगा कि हमने देखा चाय की प्याली में तूफान मचाने वालों का हाल, और उनकी उजलत हमने देखी कि किस तरह से वो बताते चले गए कि नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हो रहा है। कोई मसलों के हवाले से गुफ्तगू होती रही कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ना होने की जो है वो तौजीहात बताई जाती रही, लेकिन हमने देखा कि उजलत सिर्फ उनको नहीं थी, उजलत बताने वालों को भी थी, और उनकी तरफ से भी कल गलती हुई कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही जो है खबर शेयर कर दी गई थी।
ब्लंडर हुआ पूरे इदारे ने किया। अब उस पर क्या किया जा सकता है? वो लेटर बता रहा था कि वो जाली लेटर है और सोशल मीडिया पे 1 घंटा पहले से आया हुआ था। अब ये बैड लक होती है ना, मैं नहीं समझता कि कोई जानबूझ के ऐसा काम करता है, लेकिन डबल चेक और फैक्ट चेक इसी चीज को कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर हेड हो और उस पर सदर और वजीर आजम दस्तखत कर रहे हो। ये एडवाइसेस हमेशा समरी ओपन होती हैं। आपने देख लिया कि सिर्फ पीएम ऑफिस का और प्रेसिडेंसी का इंसिग्निया मौजूद है और लेटर वो सादा ही है, कोई लेटर हेड नहीं बना हुआ और उस पर सदर और वजीर आजम के दस्तखत अलग अलग पेजेस पे हैं और वो समरी की अप्रूवल होती है। वजीर आजम ने जो समरी अप्रूव की उसमें लिखा हुआ है एज प्रपोज बाई समरी, मतलब वजारत दिफा से जैसे प्रपोज होके आई, आज आसिफ की तरफ से आई, जीएचक्यू ने तैयार की, वजारत दिफा ने भिजवाई, एक सिस्टम है उसके तहत हुआ। अब जिन लोगों का मसला ये बना हुआ था कि इस मुल्क में अनारकी फैलाएं, शर पसंदी फैलाएं, अब वो सोचें। अब उसके अंदर कहीं नवाज शरीफ को ले आए, कहीं प्राइम मिनिस्टर को ले आए कि वो कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं, और हम कह रहे थे कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये एक मैकेनिज्म बन रहा है, जब वो कंप्लीट होगा तो दस्तखत भी हो जाएंगे ताकि कोई कानूनी अभाम भी ना रहे किसी किस्म का। आप एक नया ओहदा साथ साथ, चुके जो भी आर्मी चीफ होगा वो बलिहाज ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, तो वो तय कर दिया गया। पहले कभी रिवायती तौर पे एयरफोर्स से या नेवी से चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ आया करते थे, लेकिन बहुत सालों से पाकिस्तान आर्मी से ही एक जनरल जो है प्रमोट होते थे लेफ्टिनेंट जनरल और उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाता था। तो वो बात इदारा जाती तौर पे क्लियर कर दी गई है कि कौन होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। बिल्कुल, और जितनी कयासराइयां थी वो दम तोड़ चुकी हैं। अब नोटिफिकेशन आ गया है, अब लोग अपनी तैयारी पकड़े, जिस तरह से भी आपने कहा है। अच्छा आमिर साहब, जी आमिर साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से आ नहीं पा रही। इसमें डिस्टॉर्शन है आमिर साहब, आपकी जानिब से जो है बात जब आप गुफ्तगू करते हैं उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है। लेकिन अच्छा, मैं तो अब रुक गया था। अच्छा, ठीक है आमिर साहब, मैं आ रही थी। अब जो मुलाकातों का सिलसिला है और उस पर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं और अब फाइनली कह दिया गया है, आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बात की और अता तारड़ ने भी बात की, और वो यही कह रहे थे कि बानी पीटीआई की जो बहन है उज़्मा खान, अब उनकी मुलाकात भी बंद कर दी गई है और बेसिकली ये डिसाइड करना होता है जेल सुपरिटेंडेंट ने। अगर उसको लगेगा कि सियासी मामलात नहीं हो रहे या बात नहीं हो रही तो फिर वो मुलाकात की इजाजत देगा। क्या लगता है आपको आगे कि जिस तरह से कल सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी भी गए और उनकी भी मुलाकात नहीं हो सकी, इससे पहले फैसल वावड़ा वैसे बता चुके थे कि अब मुलाकात नहीं होगी, कि सियासी बातचीत हो गई, तो आपको क्या लगता है आगे मुलाकातों का सिलसिला अब बंद हो जाएगा? देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ ने बहुत अच्छे अंदाज में पोजीशन क्लियर की मुलाकातों की, कि जब मियां साहब अडयाला जेल में थे तो मुलाकातें बहुत होती थी, वो इमरान खान की भी रही। फिर जब उन्हें दूसरे केस में सजा हुई, कोट लखपत जेल ले गए और वहां पे वो बताते थे कि हम वकला को भी बहुत अरसे के बाद 1 घंटा दिया जाता था, अंडरटेकिंग ली गई थी और हम कभी बाहर आके बयान नहीं देते थे। तो ये मुलाकातें थी नवाज शरीफ की, या बाद में वकला तक महदूद हो गई, बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है, कोई चीज ऐसी छुपी भी नहीं है। अब इमरान खान के ऊपर अगर हुकूमत ने ये पॉलिसी कर ली है तय, तो या तो फिर ये अदालतों में जाएंगे पीटीआई के लोग कि हाँ जी आप क्या करते हैं, क्योंकि जिस अदालत के ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं, एक तो वो आया नहीं अभी तक सामने क्योंकि तहरीरी तौर पे इशू नहीं हुआ, और दूसरा ये कि उस ऑर्डर में भी कहा गया था कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं जेल के, उनके मुताबिक आपको मिलना है, तो वो तो जेल सुपरिटेंडेंट को ही एम्पावर करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी कॉलोनियल निजाम के हैं, अंग्रेजों ने ये तो कवानीन बनाए थे। भाई आप इख्तिदार में थे, आप मरकज में भी थे 4.25 साल, आप पंजाब में भी थे, आप केपी में मौजूद हैं, क्या आपने जेल के रूल्स बदल दिए हैं? मुझे तो ये भी सवाल है कि क्या केपी के जेल के रूल्स बदल दिए हैं कि जो लोग वहां पे कैदी होंगे, मुजरिम होंगे, उनको ये सारी फैसिलिटीज केपी गवर्नमेंट ने अपने होम डिपार्टमेंट से चेंज कर दी हैं कि वो ये दावा कर सकें कि हमने तो तब्दील कर दिया, कॉलोनियल निजाम आपका रहता है, मरकज का रहता है, पंजाब का रहता है। तो ये सवाल उठता है, लेकिन जहां सियासत होगी तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना एक फैसला किया। चूंकि इमरान खान के लिए और उनकी पार्टी के लिए अफगानिस्तान और इंडिया सबसे ज्यादा व्यूज वो जनरेट करते हैं। आपको पता है कि इमरान खान के हवाले से, उनकी जान के हवाले से शशि थरूर ने कॉलम भी लिख दिया था कि पता नहीं क्या हो गया उनके साथ, वहां से अजीबो गरीब किस्म की आई और पूरी पीढ़ी सोच उसको उठा के लेके चलती रही जी। तो फिर मेरा ख्याल है कि अब ये फैसला किया गया है जी, सोचना
काम ये होगा कि इमरान खान की सेना करें आके। आप इमरान खान का तो तब भी जिन लोगों ने ऑर्डर लाया, इमरान खान अपने सियासतदान साथियों पे एतबार करते हैं, अब उन्होंने पार्टी हवाले कर दिए सलमान अकरम राजा के, वो वैसे ही हर वक्त गुस्से में रहते हैं, फिर कैसे काम चलेगा सियासी तौर पे? ये बात पीटीआई की क़यादत के सोचने का है के लिए रास्ता निकाले। क़यादत तो सोच रही है, वजीर आला जिस तरह से मुलाकात करने के लिए खामोशी से आते हैं, पुरअमन तरीके से आते हैं, उसी तरह से वापस चले जाते हैं। क़यादत तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो एनएफसी की मीटिंग होती है, उसमें भी शिरकत करते हैं, और फिर जब वो खुद कहते हैं कि नेम एंड शेम किया जाएगा तो खुद भी मौजूद नहीं होते। क़यादत सोची समझी तरीके से आगे बढ़ रही है, वो तो हमें नजर आ रहा है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि इस क़यादत को मिलने देना चाहिए बानी पीटीआई से, उस पर आपका क्या तबसरा है? ये पहले बात है ना, रात वो जब ये वादे की पासदारी नहीं करते, जब ये सियासत करते हैं तो हम उस बात की इजाजत नहीं दे सकते। ये राना सनाउल्लाह ने कहा, आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अताउल्लाह तारड़ ने कहा। अब वो जो पुरअमन आप कह रहे हैं ना आते हैं, वो सिर्फ कल चीफ मिनिस्टर, देखे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई डंडे लेके आते हैं या पिटाई कर रहे हैं, लेकिन वो भड़क थे और यहां तक आके कि तो फिर आगे से फिर रद्द-ए-अमल ज़िम्मान है, तो सबकी हिफाजत उस हुकूमत की, उस रियासत की जिम्मेदारी है जहां पे वो जेल में मौजूद हैं। तो ये जो कल रवैया था वो खामोशी का था। एनएफसी में तो उनको समझ आ गई थी कि हम दबाव से तो काम नहीं ले सके ना, कि ना फेडरल दबाव में आ रही है, हिकमत अमली चेंज करें। ख्याल है कि मुलाकातें फिर शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए मुनासिब श्योरिटी और यकीन दहानिया तौर पे अगर वो वजीर आला, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, तो उसकी ट्रोलिंग शुरू करा दी, जिसपे उन्होंने अफसोस का भी इज़हार किया। तो उनको चाहिए कि बातचीत के रास्तों को बंद ना करें, खुलवाएं। ये अली अमीन गंडापुर करते थे, वो कौन सा अपने लीडर को छोड़ गए, एक मैसेज आया वजारत आला से रिजाइन कर गए, तो उनकी वफादारी पे तो कोई क्वेश्चन ही ना हुआ। तो इनको भी चाहिए कि अपने लीडर के लिए आसानियां अपने इंतजामी इकदाम से करें। सियासी भड़कों का जवाब पहले भी दिया है, वो वफाकी हुकूमत बिल्कुल नहीं बैटरी उस पे खड़ी है, बाज़ाब्ता अनाउंस कर दिया गया है। जी आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि अब जो बताया जा रहा है, तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक जो है, मोहसिन नकवी ने कहा है कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब है, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। आज हमारी कोई फिर शार्क आ गई है नेट में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आमिर साहब कोई बहुत बड़ी शार्क है, वो काफी तंग कर रही है हमें। और इनके ऊपर बता दूं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दो तरह से कुछ नहीं होगा। अच्छा। रिवायती तौर पे बरतानिया ना तो ये कहता है कि हमें कागज मिले, चाहे वो वीडियो में नजर आ रहा है कि कागज दिए गए, ना वो ये कहते हैं कि हमें नहीं मिले, ना वो ताउन करते हैं, आज तक उन्होंने नहीं किया। दूसरे जो कागजात दिए गए हैं वो शीट्स लगा के, इसको बरतानवी कवानीन, वो हमेशा कहते हैं हमारी अदालतें और हम उसमें लेके जाते हैं, उस हिसाब से तैयार करके दिया जाना चाहिए था। बस ये यहां से मोहसिन नकवी साहब ने एक वो किया कि जी लोगों को पता चले कि जी हम उनकी एक्स्ट्राडिशन की, चूंकि उन्होंने कराची में जाके वो कहा था ना कि इनको मैं लेके आऊंगा, मैं वापस लाऊंगा, तो बस वो लंदन, तो उससे पहले उन्होंने ये काम किया ताकि वहां पे भी गपशप होगी, तो ये खबर के तौर पे चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सीरियसनेस बरतानवी गवर्नमेंट दिखाएगी एक्स्ट्राडिशन के लिए। बहुत शुक्रिया आमिर लियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। लाहौर में होने वाली तीसरी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस की अब बात करते हैं, जो आज से शुरू हो रही है, और कॉन्फ्रेंस में पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत से जुड़े बेशुमार पैनल डिस्कशंस होंगी। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस आज से 7 दिसंबर तक
गजाफी स्टेडियम लाहौर में होगी और मादूमी की खतरे से दो चार पंजाबी ज़बान को महफूज करने के लिए गुफ्तगू होगी। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से पंजाब सिख दानिश्वर, फनकार, अदीब, शायर शिरकत कर रहे हैं, जबकि गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत का सिलसिला भी जारी है। और इसी हवाले से आज हमने बात करनी है, हमारे पास खास मेहमान। जी हाँ, हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंद्रजीत सिंह बैंस साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं 1986 से, इसके साथ साथ फर्स्ट एवर पंजाबी सॉन्ग्स प्राइवेट वीडियो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं, और एक्टिंग कर रहे हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, कॉलेज के वक्त से ये सारा काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देश प्रदेश टीवी कनाडा में टीवी मीडिया प्रोड्यूसर रहे हैं 1990 से 2005 तक। इसके अलावा भी बेशुमार खिदमात हैं उनकी और बेशुमार तारुफ के लिए चीज़ें हैं, लेकिन महदूद वक्त में हम उनका ये तारुफ करवा रहे हैं। सब तो पहला जी आया नू इंद्रजीत साहब, कैसे हो तुसी? बहुत वधिया जी, तुहाडा बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तुसी मैनू पाकिस्तान दी सारी ऑडियंस से रूबरू करवा रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? नहीं जी, मैं मेरा तीसरा चौथा चक्कर है। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। हाँ जी, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दसो कि नॉर्मली बहुत सारे ਜਿਹੜੇ यात्री हैं वो कैनेडा तो भी आते हैं तो इंडिया तो भी आते हैं, तो असी होस्ट करने और मुख्तलिफ तकरीबात ते तुसी कदी नहीं पहले ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੋ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ 7th ਨੂੰ। मैं महाराजा रणजीत सिंह प्ले करके आया पूरे कैनेडा दे विच, बड़ा सक्सैसफुल फी, जिथे भी गए उत्थे 2-2 शो किए, डबल शो रणजीत सिंह दी हिस्टरी दे। और असी 7 तरीक ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਸਟੋਨ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ। तो प्रोडक्शन कंपनी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮੁਤਹਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 90% ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ओके हाँ जी, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर ज़्यादा जाना जाना। तुसी मदन मद्दी, मनमोहन वारिस, जैजी भी ये ना सुने होने, सारे मेरे लॉन्च किए इंडस्ट्री 0 to हीरो तक जी। ज़बरदस्त। तो उस तो बाद होर बहुत सारे 15-20 होर स्टार है। मलकीत सिंह मेरा दोस्त ही, उन्होंने कैनेडा दे विच, इंग्लैंड के होर ग्रुप्स नूं कैनेडा दे विच, इंडिया तो बहुत सारे आर्टिस्ट, फिल्मी आर्टिस्ट ते पंजाबी सिंगर्स नूं इकट्ठे करके बड़े शो किए। सो काफ़ी अरसा हो गया। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਣ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਈਏ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਤੇ 4 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ, UK, US ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ UBC ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। अच्छा, जिस तरह ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮਾਦੂਮੀ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो, मैं ये कहूँगा कि माँ तो माँ होंदी है ना, जिस बंदे नूं अपनी माँ नाल प्यार नहीं, उहदी जुबान नाल प्यार नहीं, कोई तो खोट होएगी ना उहदे विच। सो यही साडा मैसेज आ, कन्वे कर रहे हैं सब नूं कि अपनी माँ दी जुबान नूं प्यार करो।
जिस इंसान की जिस कौम की जुबान ਉਹਦੇ पल्ले नहीं ना रहिंदी ਉਹਦੇ पल्ले कुछ नहीं रहिंदा, कौमां ही खत्म हो जांदियां। बड़ी वधिया गल कीती। ते ऐ तुसीं देख रहे हो कि तकरीबात भी असीं करा रहे हैं ते असीं हमेशा खुले हत्थां नाल वेलकम कीता है साडे जिहड़े सिख भरा आंदे ने जी। ते तुसीं देखदे हो कि कोई मजीद एक्टिविटीज़ भी हो सकदियां ने पाकिस्तान विच या जिहड़ी एक्टिविटीज़ हो रही ने बड़ी नहीं इस तो बहुत ज़्यादा काम करने की लोड़ है। गुस्सा ना करना, ईवन साडे पंजाब विच भी उत्थे हिंदी नूं बहुत पहल दी जाती है, इधर उर्दू नूं पहल दी जाती है। मैनूं समझ नहीं आता क्यों। देखो हिंदी की, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी जुबान बोलो, सिखो, बड़ी माण वाली गल है, पर अपनी जुबान नूं भुल के नहीं। सब तो पहला साडी अपनी जुबान आ, सब तो पहला असी किसी तीसरे दी मां नूं मां नहीं ना कह सकते, अपनी नूं छड्ड के नहीं कह सकते। बना लो जिन्ना मर्जी, पर मां ते मां ही रहनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जुबान पंजाबी है तो पंजाबी ते रहनी है। अच्छा वैसे ही पंजाबी साडी बड़ी खूबसूरत जुबान हैगी है, चढ़दे ते लैंदे पंजाब विच कोई फर्क वेखदे हो एक्सेप्ट डायलैक्ट, बाकी सारा कुछ नहीं है। बस इत्थे उर्दू च लिखा होंदा, उत्थे पंजाबी इंग्लिश लिखा होंदा, इत्थे उर्दू इंग्लिश लिखा, होर कोई फर्क नहीं। मैनूं तो ये भी नहीं पता लगता जे एकदम लिया के अखां बंद करके किसी नूं छड्ड दो ना तो उन्होंने आला दुआला नहीं देखना, दस कित्थे आ, कोई गल मैं जलंधर आ, लुधियाने आ, किते इस तरह कोई फर्क नहीं। अच्छा तुसी वैसे देख रहे हो कि पूरी दुनिया सिख जिधर जिधर मौजूद ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पंजाबी की प्रमोशन लई, खासकर अगर फिल्मां देखो, गाने वेखो तो तुहानूं पता लगता है कि पूरी तरह तो ना सपोर्ट करते हैं अपनी मादरी जबान को। लेकिन तुसी ये दसो कि फिल्मां ते गाने तक महदूद हुण ते लोग ये डिस्कस करना शुरू हो गए ने कि यह सिलेबस का हिस्सा भी होना चाहिए, एटलीस्ट वो जगह जिथे जन्म जिहड़ी जन्म भूमि है उत्थे ते कम से कम क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ। मेरा सवाल है क्यों नहीं होना चाहिए। साडी जुबान है, साडी अपनी जुबान है, साडी अपनी जुबान साडे अपने खिते विच साडे अपने स्टेट दे विच ना पढ़ाई जाए तो शर्म वाली गल है। चाहे वो साडा पंजाब है चाहे वो इधरला पंजाब है। मैं तो दोनों हथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकदा सरकारां नूं कि हर जुबान हर खिते की जुबान नूं प्रफुल्लित करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ नहीं। बिल्कुल। अच्छा इत्थे कम हो रहा है, इत्थे पंजाबी नूं एक सबजैक्ट के तौर पर पढ़ाने वास्ते स्कूलों में लाजमी कंपलसरी सबजैक्ट के तौर पर उहदे उत्ते साडी जिहड़ी सीएम पंजाब हैगे ने मरियम नवाज शरीफ उन्होंने काम करना शुरू तो करता है। मैं पिछे जे न्यूज़ पढ़ी थी। बिल्कुल। तो वो काम असी सुनना चाह रहे हैं तुहाडे कोलों कि पंजाब पंजाब या ओ पंजाब एक ही पंजाब है, इधर तो काम हो रहा है, पंजाब तो बाहर की काम हो रहा है खास तौर पे पंजाबी दी जिहड़ी ज़बान है इनू जिंदा रखण वास्ते। तुसी कैनेडा दे विच चल जाओ तो पंजाबी सैकंड नंबर दी ज़बान है। 25-26 MP दे विच कुछ मिनिस्टर भी ने साडे पंजाबी। ठीक है। सेम इंग्लैंड दे विच आ, इंग्लैंड दे विच भी पंजाबी जिहड़ी वो दूसरी तीसरी ज़बान है, उत्थे भी पॉलिटिक्स विच अपने लोग बहुत ने, अमेरिका दे विच भी हो गया हुण ते मतलब वधी जा रहा। साडी ज़ुबान जिहड़ी है ना वो साडे लोकां दी खुशकिस्मती है, मैं कहूँगा कि असी इत्थे शायद एहसास नहीं करते, बाहर जाके एहसास करते हैं कि साडी ज़ुबान दी वैल्यू की है। सो अपनी ज़ुबान नूं प्रमोट करते हैं। साडा खिता जिहड़ा म्यूजिक आ, आर्ट आ, कला है, असी अपने खिते सब तो पहला अपनी ज़ुबान नूं रखदे हां, बाकी सब गल्लां बाद दे विच। अगर अज मैनूं कोई जानदा दुनिया दे विच, अगर मैं कोई अपना रुतबा बनाया तो अपनी जुबान करके बनाया। बिल्कुल तुहाडी जिहड़ी शनाख्त है वो तुहाडी ज़ुबान है, तुहाडी सकाफत है। बिल्कुल। लेकिन इहदे नाल तुसी जिस तरह सिखां नूं तुसी जिहड़ा ना एप्रीशिएट करना बहुत जरूरी है। अगर ज़ुबान दी गल है तो उन्होंने जो कीता है ना, ईमानदारी नाल दसां जी सारे काम करदे, बाहर जाके ते मैं देखिया बहुत काम करदे। हुण देखो पंजाबी प्रचार वाले अहमद रज़ा हुणी ते उन्हां दी सारी टीम किन्ने शिद्दत नाल लगे हुए 12-13 साल तो लगातार मेहनत करते हैं। उन्हां दी मेहनतां दा ही नतीजा है कि इस तरह दी कॉन्फ्रेंस तीजी बार हो रही है इत्थे बैठे हो। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਖਕ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ मैं लिखता भी हाँ, मैं गवाउंदा भी हाँ, पर मैं खुद गाउंदा नहीं। अच्छा हाँ जी। मैं कोई अपना लिखिया सुना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मल्टीटास्क करते ਹੁੰਦੇ ना, ਤੁਸੀਂ ये कह नहीं सकते कि मैं इस खास करके इस खिते का माहर हाँ। तो सारा कुछ बैलेंस बना के रखना पैंदा, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का काम ही ये होंदा।
ठीक है। अगर मैं एक चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा महारत हासिल करने की कोशिश करूँगा तो मैं प्रोड्यूसर नहीं बन सकता। फिर मैं वो जो अगर गाना तो फिर मैं गाना ही गाऊँगा, वही मेरी प्रायोरिटी रहेगी। सो इस करके मेरी कोशिश होती है कि गवाओ। राइटर भी मैं बड़े राइटर बनाए, उन्होंने सिखाई दा किस तरह लिखना की करना, एक्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत सारे लोगों को। पर आप मैं मतलब ये नहीं मैं कह सकता कि नहीं मैं गाना या मैं शायर बड़ा तगड़ा लिखते हैं। बस यही मैं कह सकता, मेरी शायरी भी यही है, मेरी गायकी भी यही है कि अपनी ज़ुबान को प्यार करो। ज़ुबान गई तो सब कुछ किया। अच्छा, वैसे मधुमिता क्यों शिकार हो रही है ज़ुबान? तो एडे बोलने वाले लोग मौजूद ने, पूरा खिता मौजूद ने, उन्हें भी बोल इत्थे भी बोल देने, उत्थे भी बोल देने, पूरी दुनिया च बोल देने जिथे जिथे तुसीं मौजूद हो। हाँ जी। तो मधुमिता ਦਾ शिकार क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि हो रही है? की परसैप्शन है ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? पॉलिटिक्स ਜਿਹੜੀ पॉलिटिक्स है ना, चाहे दुनिया का कोई भी खिता, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਬਟ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, हर उस बंदे नूं जिहदे कोल थोड़ा बहुत कंट्रोल आ, कुछ कर सकता, कि अपनी ज़ुबान नूं प्यार करो, रिस्पैक्ट करो तो फैलाओ दुनिया च, ते दूजियां दियां ज़ुबानां नूं भी इज्जत दो। बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी होर औरत नूं मासी या भूआ कह के इज्जत वही दे सकदा जिहड़ा अपनी मां नूं इज्जत दे। तो तुहाडे टूर कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे। पाकिस्तान ते मज़ा आ जांदा जी आके। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? बिल्कुल जी बिल्कुल। अजे मैं कल ही आया। खाए जे थे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ? बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि पंजाबी प्रचार वालों जड़ा बहुत शिद्दत नाल, बड़ी मेहनत नाल, बहुत सिरड़ नाल पंजाबी ज़ुबान नूं प्रमोट करन दा, पंजाबी ज़ुबान नूं ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਓ, 3 ਦਿਨ, ਅੱਜ 5, 6 ਤੇ 7 3 ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਚੌਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦस्त। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ खुशगवार समझना। सर ऑनर हमारा है कि आप लोग यहाँ पर आते हैं और फिर हमसे गुफ्तगू करते हैं। जो सूरत हाल है पंजाबी की उसको डिस्कस किया जाता है और उसकी तरवीज के लिए इकदाम किए जाते हैं। तो इंद्रजीत साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे, उस पर बात हो रही थी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। अभी शामिल करते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज बात हो रही है गिलगित के महनाज फातिमा स्कूल की, जहां खुसूसी बच्चे दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और जिस तरह मैं अमूमी तौर पे ये कहता हूं और बार बार कहता हूं कि जब गिलगित बल्तिस्तान में आप आते हैं और एज ए टूरिस्ट आप आते हैं, तो यहाँ ये गिलगित बल्तिस्तान सूबा नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा एक ऐसा सूबा है जहाँ से अब हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। और यहाँ सीखने का अमल जो है वो तब शुरू होता है जब यहाँ के स्कूल्स जो हैं, ये मुख्तलिफ़ इदारों का आप विज़िट करते हैं
और उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पे ये पहाड़ तो हैरत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे जो आबादियाँ हैं, जो इंसान है, वो आपको कहीं ज़्यादा हैरत ज़्यादा करता है। मैं इस वक्त महनाज फातिमा स्कूल में हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के। जब आप भी कभी टूरिस्ट आएँ तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा इस स्कूल को आके विज़िट ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि एजुकेशन में और बहुत सारे मामलात में गिलगित बल्तिस्तान जो है वो क्यों आगे है, उसके कुछ रीज़न जो हैं वो आपको मालूम हो जाएंगे। मेरे साथ ताहिरा शेर साहब बैठी हैं जो कि महनाज फातिमा स्कूल की प्रिंसिपल हैं। ताहिरा साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। इस स्कूल का कुछ पस मंज़र, कुछ हिस्ट्री, कुछ तारीख बताइए। अच्छा, महनाज फातिमा बेसिकली जीबी के अंदर दिस इज़ द ओनली इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल है जो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली महनाज फातिमा स्टार्ट हुआ था 1998 में। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन का थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली वेलकम करता है हर उस बच्चे को जिसका राइट है एजुकेशन का, क्योंकि हम हर जगह यही कहते हैं कि ये यूएन का भी स्लोगन है कि एजुकेशन जो है वो हर किसी बच्चे का हक है, लेकिन बेसिकली उसको हम जब इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो यहाँ हेजिटेशन होती है, बिकॉज देयर आर सेवरल चैलेंजेस जब आपको इंक्लूड करना होता है उन बच्चों को। और उसमें हम ये नहीं देखा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कि बच्चे का ताल्लुक़ कहाँ से है, वो किस सलाहियत के साथ है या किस स्पेशलिटी के साथ है। हमारे पास वो सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ इस माशरे के अंदर हैं। दे रिजेक्टेड फ्राम डिफरेंट स्कूल्स, और उन स्कूल्स के अंदर शायद वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, तभी वो उन स्कूल्स में उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, एक्सेस नहीं हुआ, और वो बच्चे भी हमारे पास इस टाइम पे इस स्कूल के अंदर है। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मकसद भी है यही है कि वो सब बच्चों को वेलकम करती है विदाउट एनी, चाहे वो डिफरेंटली एबल बच्चा हो या मेनस्ट्रीम वाला बच्चा, ये एक ही छत है, एक ही स्कूल है जिसमें वो आते हैं। बिल्कुल, वो साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लास के अंदर वो इंक्लूड होते हैं वो बच्चे। तो किस तरह ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही क्लास में कैसे करें? हाँ, ये आपको पता है जो हमारे पास ये होता है कि हर क्लास के अंदर 3 किस्म के बच्चे होते हैं, वो चाहे आप किसी भी स्कूल में जाएं, हाई अचीवर होता है आपके पास, मीडियोकर होता है, स्लो लर्नर होता है। एंड टीचर शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दोज लेवल्स। उसका लेसन प्लान जो है उन तीनों बच्चों को एड्रेस करता हो, उनके चैलेंजेस को मीट करता हो। और सेम इसी तरह जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंदर अगर एक बच्चा किसी मसले के साथ है, चाहे वो फिज़िकली कोई इशू हो या इंटेलेक्चुअली कोई इशू हो, उसकी हम असेसमेंट करते हैं। देन वी फाइंड आउट कि वो बच्चा किस क्लास के अंदर उसको हम एलोकेट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो उनका जो फिज़िकल एज है वो तकरीबन 12-13 साल का बच्चा है, और उसका मेंटल एज 7-8 साल के बच्चे का है। उस बच्चे को हम उसके अपने एज लेवल के बच्चों के साथ रखते हैं, बट हम क्लास के अंदर जब लेसन प्लान की या किसी भी लेसन की जो इंटीग्रेशन करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि उस बच्चे के लेवल का भी वो टीचर लेके आ जाए। लाइक अगर वो इन्वायरमेंट के बारे में टीचर पढ़ा रहा है उस 7th ग्रेड के बच्चे को, और वो बच्चा भी इंटेलेक्चुअली वो 1 ग्रेड या 2 ग्रेड में फॉल करता है, तो वो टीचर उस तरीके से लेसन तैयार करती है कि उस बच्चे के भी वो जो जितना उसका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है उसके मुताबिक उस जो आपका रिहैब सेंटर है वो क्या है, वो उसका मकसद क्या है? ओके, रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ये बेसिकली उन बच्चों को रिहेब की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे फिजियोथेरेपी है हमारे पास, इसमें आपको कई थेरेपी के यूनिट्स मिलेंगे। वी हैव स्पीच थेरेपी यूनिट, बिहेवियर का है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ क्लासेस भी हो रही हैं जिसमें स्कूल रेडीनेस है। और वो जो बच्चे हैं उनके ऊपर इस तरीके से काम हो रहा है कि जैसे फिजियो किसी फिज़िकल उसके साथ है, व्हीलचेयर बच्चे हमारे साथ हैं, उनकी थेरेपीज़ वहाँ पे हो रही हैं, साथ साथ वो बच्चा क्लासरूम के अंदर पढ़ भी रहा है। सेम विथ स्पीच एंड बिहेवियर, वो उनकी चीज़ों को मैनेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस थेरेपी के ज़रिए वो इतने मैनेजेबल हों, वो इस काबिल हों कि वो क्लासरूम के अंदर अपनी स्टडी को भी जारी रख सकें, और एट द एंड जो है वो इस माशरे के अंदर अपने आप को एक
एलिजिबल या फिर एक उस एबिलिटी के साथ आगे आए कि वो बाकी सारे लोगों के साथ या टिपिकल बच्चों के साथ अपने आप को मनवा सके, वो बता सके कि दे आर आल्सो विद द एबिलिटीज। जो बच्चे होते हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जिनको हम कहते हैं स्पेशल, ये बच्चे रिहैब सेंटर में कितना टाइम गुजारते हैं और उसके बाद वो फिर मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं? जैसे हमारे पास वी हैव द असेसमेंट टीम जो इनको असेस करती है और उसके बाद दे डिसाइड कि असेसमेंट का जो रिज़ल्ट है वो हमें बताता है कि बच्चे को कहाँ होना चाहिए। बाज़ दफ़ा असेसमेंट हमें ये बताता है कि बच्चा आते ही मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप। सो हम उसको इधर डायरेक्ट लेके आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऊपर हमें स्कूल रेडीनेस क्लास के अंदर उनको तैयार करना होता है, उनको थोड़ा बहुत पढ़ाना और अदर चीज़ें जो स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। समटाइम उनका बिहेवियर मैनेज नहीं होता है तो उसको मैनेज करना और फिर उनको फिर 1 साल 2 साल के बाद दे शिफ्ट टू द मेन स्ट्रीमिंग। बट बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि 2 साल के बाद ही वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। फिर हमारी पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, हम फिर उस बच्चे को स्किल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और वो बच्चे स्किल की तरफ भी जाते हैं। और अदर जो कुछ के लिए तो हमारा ये है कि वो डेली लाइफ जो स्किल्स हैं वो कम से कम वो सीख सकें वो बच्चे, जैसे दस्तरखान पे कैसे बैठना है, खाना कैसे खाना है, हैंड वॉश, वो इंडिपेंडेंटली अपनी जो डेली जो चीज़ें हैं लाइफ की उनको कर सकें। उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत से घरों में बच्चे ऐसे हैं जिन पे इनिशियली अर्ली इंटरवेंशन नहीं होने की वजह से वो सीवियर की तरफ गए हैं और अभी उनको एहसास हो रहा है क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है। उस टाइम पे शायद लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी और न ही इतना टेबूज़ भी हैं ऑफ कोर्स। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जो हमारा कम्युनिटी इंटरवेंशन जो प्रोग्राम था फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उसमें हमारी टीम डोर टू डोर जाती थी और वो वहाँ जाके उनकी थेरेपीज़ करवाना, उनको आइडेंटिफाई करना कि क्या इशू है बच्चे के साथ और फिर पेरेंट्स को राज़ी करना। बहुत सारे पेरेंट्स ये बताना ही नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे के साथ वो डिनाइल स्टेट में थे कि नहीं हमारा बच्चा कैसे हो सकता है। बिल्कुल और बिल्कुल ठीक है हमारा बच्चा, सो ही डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन। और उसमें एक और भी प्रॉब्लम है होता है कि अगर आप लेट कर दें, एक बच्चा जो है वो 3 साल या 4 साल की उम्र में आपके पास आ गया तो वो तो हो सकता है कि 1 या 2 साल के अंदर ही इंक्लूसिव उसमें चला जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर एक बच्चा 7 साल में आया है तो कुछ ऐसे मसाइल हाँ है, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बहुत लेट हमारे पास बच्चे आते हैं तो कोशिश हमारी होती है कि अगर हम क्योंकि डिपेंड ये भी है कि आपके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स क्या इस तरह का है कि वो इस तरीके से चीज़ों को लेके जा सकता है। तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट एज में हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे आए जो 15-16 साल में आए तो हम उनको इंक्लूड नहीं कर सके, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। मैडम ये बताइए कि ये जितने बच्चे हैं, अगर हम रिहैब की बात करें तो कोई रफली आप बता सकते हैं कितने बच्चे हैं जो इस कंडीशन में आए, एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे थे या स्पेशल चिल्ड्रन, उसके बाद वो फिर बिल्कुल ठीक होके और मेन स्ट्रीम में गए? अच्छा, बिल्कुल तादाद ऐसी जनरल ओके हाँ बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल ठीक की तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ इम्प्रूवमेंट आती है। अगर पेरेंट्स और स्कूल मिल के काम करता है तो वो इम्प्रूवमेंट आ जाती है। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन पे स्कूल तो काम कर रहा है लेकिन घर से वो दे आर इग्नोर्ड, राइट। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम पेरेंट्स के साथ जब बैठ के क्वेश्चंस भी करते हैं तो उनको होता है कि इस बच्चे ने कल को जाके मेरे लिए क्या करना है, इसने तो कुछ नहीं करना है ना, ये मुझे कमा के देगा। तो यकीन करेंगे कुछ पेरेंट्स ने इस वजह से बच्चों को निकाला कि उन्होंने कहा हम इन पे खर्चा क्यों करें, हालांकि वी हैव द फी रिमिशन अदर चीज़ें हैं, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट वाला भी इवन दे कांट बियर, यू नो, वो लाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे पास और वो अगले क्लासेस तक गए हैं। जैसे सोशल स्किल्स उनमें बहुत ज़्यादा आगे गए हैं। अब मैं हर दफ़ा पेरेंट्स को कहती हूँ कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से यू नो उस नेचर को आप उस हद तक नहीं छेड़ सकते हैं। अगर कोई इंटेलेक्चुअली मसले के साथ है बच्चा है तो मैं एक हद तक मेरी टीम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके। सोशल सपोर्ट, एक पूरा सोशल सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन ये बात याद रखें, हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे घरों में हैं या फिर घरों में जा चुके हैं, अदर चीज़ें हैं, हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए हैं कि ओ ये आपका बच्चा था महनाज फातिमा का, तो इसलिए इसको पता था कि इस बच्चे से कैसे ट्रीट करना है और घर में कैसे उठना बैठना
चाहे मेहमान आता है तो उसके साथ उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। 250 अबव हमारे ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ से बहुत सारी इम्प्रूवमेंट के साथ घरों में गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी हैं सर अनफॉर्चुनेटली जो घरों में जाने के बाद फिर से उन पे वो तवज्जो नहीं रही और वो फिर वो आपकी मेहनत भी जो है वो ज़ाया हो गई। तो ये इस तरह की स्टोरीज। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है नाज़रीन। और जो सबसे बड़ी बात है कि 250 बच्चा, ये कोई थोड़ी तादाद नहीं है, एक बहुत बड़ी तादाद है। उस बच्चे को जो रिहैब सेंटर्स की जिस तरह आपने विजुअल्स देख रहे हैं, कितनी मेहनत की जाती है और उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जो दूसरी क्लासेस हैं उनके साथ वो बिल्कुल पढ़ते हैं और बहुत ही कमाल स्कूल है, बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है। और इतना एक सेंसिटाइजेशन। और फिर एक जो चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि जितनी भी टीचर्स को मैं मिला हूँ, जहाँ भी जिस क्लास में हम गए हैं, रिहैब सेंटर में गए, वहाँ पे एक एम्पैथी नज़र आती है। और वो एक सी ट्रू एम्पैथी है, यानी वो जो पढ़ाने वाला है वो किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहा है कि वो नौकरी कर रहा है, ये जॉब कर रहा है। वो एक जैसे एक मिशन होता है, बिल्कुल इस तरह एक मिशन के साथ चल रहा है और ये इस स्कूल की खासियत है। और गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह की आपको कहानियाँ जो कि एजुकेशन रिलेटेड हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप जहाँ पे भी जाते हैं तो आपको एक हैरत होती है और आपका दिल करता है कि ये तमाम चीज़ें हम सीखें और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको एक रेप्लिकेट करें और मुख्तलिफ जगहों पे हम इसको इम्प्लीमेंट करें। तारा साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, मैं इनसे करूँगा और फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करते हैं अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर की, जिसमें पाकिस्तान ने ग्रुप मरहले में 5 मैचेस में से 3 में फतह हासिल की, जबकि 2 में शिकस्त हुई। लेकिन इस इवेंट की सबसे खास बात थी पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी कलीमुल्लाह की डेब्यू मैच में शानदार कारकर्दगी। कलीमुल्लाह खान पहले पाकिस्तानी फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने अपने इंटरनेशनल डेब्यू मैच में हैट्रिक स्कोर किया। ये कारनामा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी पर भी मिसाली अहमियत रखता है और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का कितना टैलेंट है और इस खेल में पाकिस्तान कितनी तरक्की कर सकता है। मजीद तारीख रकम करने वाले कलीमुल्लाह खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कलीमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि पहला मैच और उसी में हैट्रिक, तीनों गोल कैसे हुए, क्या जज्बात हैं और अपनी कारकर्दगी पर कितने खुश हैं? नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर टेकिंग मी लाइव। और उसके बाद टीम तो सब ग्राउंड में उस सोच से आते हैं कि हम मैच जीत के जाएंगे और 4 मैचों से चांस ना मिलने पे सोच इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि जब भी चांस मिलेगा इसको जरूर अवेल करेंगे और प्रूव करेंगे कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। और जब चांस मिला तो एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ ग्राउंड के अंदर गए और जितना मिनट मिले उसको ग्राउंड के अंदर प्रूव किया और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने भी इज्जत दिया और उसमें हैट्रिक स्कोर किया और 2 असिस्ट किए। तो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। और ये तो ख्वाब था मेरा कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं और उसके बाद मैंने पाकिस्तान के लिए स्कोर भी किया, तो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा था, ये बताएं कि आप बलूचिस्तान के एक तो कौन से इलाके से हैं और फुटबॉल का जो शौक है वो कैसे पैदा हुआ और कब से आप खेल रहे हैं? मैं बलूचिस्तान पश्चिम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, जहाँ पे फुटबॉल बहुत कम खेला जाता है और 3 साल से मैं इस्लामाबाद में खेलता आ रहा हूँ फुटबॉल क्लब में। और मेरा शौक मेरा भाई को देख के चढ़ा, सादुल्ला खान को। तो सादुल्ला भी आपके, हाँ, सादुल्ला भी आपके साथ खेलते हैं? नहीं, वो गांव में, उन्होंने उनको देख के मुझे शौक चढ़ा कि एक दिन मैं भी पाकिस्तान के लिए इसी तरह खेलूं, उस तरह नाम रहे मेरा, तो उन्होंने मुझे भेजा पोको फुटबॉल क्लब में। अच्छा, तो अंडर 18 एशियन कप क्वालिफायर खेलने का तजुर्बा आपका कैसा रहा और मुकामी तौर पर कौन कौन से इवेंट्स खेल चुके हैं आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और देखे कि आप दूसरे इन्वायरमेंट में जाके खेलना तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के खिलाफ खेलना होता है, मुख्तलिफ टीम्स होते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं और डिफरेंट स्किल्स के खिलाफ खेलना होता है, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है और काफी कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं। और इस तरह काफी पाकिस्तान में तो मैंने जितने मतलब लोकल टूर्नामेंट इस तरह तो बहुत ज्यादा खेले, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे ये मेरा पहला टूर्नामेंट।
अच्छा कलीम, बताएं आपका पसंदीदा फुटबॉल प्लेयर और टीम कौन सी है? करीम बेंजेमा और टीम मेरा रियल मैड्रिड है। सही। अच्छा, इसकी वजह क्या है? करीम बेंजेमा देखे जो 2022 में बैलेंडोर भी जीता, उन्होंने बड़ा अच्छा सीजन गुजारा, वो फिनिशर है, मुझे उसका ये बहुत चीज अच्छा लगता। अच्छा, पाकिस्तान में आप फुटबॉल का कितना टैलेंट देखते हैं और क्या यहाँ फुटबॉल टीम और खिलाड़ियों को सहूलियात मिल रही हैं? देखिए पाकिस्तान में तो काफी अच्छे प्लेयर्स हैं जो मतलब स्क्रीन पे नहीं आ रहे, छुपे हुए। तो मेरी सोच है कि टूर्नामेंट्स वगैरह होने चाहिए, लीग होनी चाहिए, इसी तरह इंटरनेशनल उस पे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना चाहिए कि ये जो टैलेंट्स है ये दुनिया के सामने आ जाए और हमें पता चले कि कौन कौन से टैलेंट है। बिल्कुल, इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए। अच्छा कलीम, ये बताएं कि फुटबॉल में आप पाकिस्तान को किस मकाम पर देखने का ख्वाब देखते हैं? पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल में मैं देखना चाहता हूँ कि वो बस अपने यूथ स्ट्रॉन्ग करे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे तक जाएगा। बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह, हमारे जो चैंपियन फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद थे। क्या शानदार कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है, उसी पर हम उनसे बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कल उस्ताद शहजाद अली खान साहब मौजूद थे अपने साहबजादों के साथ। लाइव कट की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनसे जो मुलाकात है वो हम आपको नहीं दिखा सके थे, वो अभी आप देखेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मुनफरिद अंदाज के गायक उस्ताद शहजाद अली खान से। क्लासिकल गायक उस्ताद शहजाद अली खान का ताल्लुक शाम 84 घराने से है और उस्ताद साहब ज़्यादातर यूरोप में ही होते हैं, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हमने कहा कि हमारे पास स्टूडियोज़ में आए और हम भी महजूज़ हों उनसे। और उस्ताद इम्तियाज़ अली खान साहब के साहिबजादे हैं, तो क्या गाते होंगे, क्या कमाल गाते हैं, तो आप सबको ही पता, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अपने साहिबजादों के साथ आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब। और अहमद और रहीम आप भी साथ आए, साथ तबले पर साथ देने के लिए शबीर अली भी मौजूद हैं। सबसे पहले शहजाद साहब थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए कि यूरोप में आप अपने फ़न का मुजाहरा ज़्यादातर करते हुए दिखाई देते हैं, अब पाकिस्तान भी जो है साल में 2 मरतबा तो आपका चक्कर लग जाता होगा, कितनी पजीराई देखते हैं आप पाकिस्तान से बाहर, खासकर जो आपको पता है रिवायती और शाम 84 घराने की जो मौसीकी है उसको लेकर? हाँ जी, हमारे बुज़ुर्गों ने इतना काम किया है, उसी वजह से हमें भी लोग जानते हैं वहाँ। तो ये घराने की लेगेसी है जो हम लेके चल रहे हैं। मेरे बाद ये मेरे बच्चे जो हैं ये इसको लेके चल रहे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक को। ये सूफी म्यूज़िक भी शौक़ से गाते हैं। ज़बरदस्त। तो आजकल के दौर में आपको लगता है कि जो हमारी यूथ है वो वापस इस तरफ मुड़ रही है, कहीं ना कहीं रास्ते में जुदा हुए रास्ते क्लासिकल गायकी से, लेकिन अब दोबारा हम देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, गाने में भी और सुनने वालों में भी ज़ौक़ बढ़ रहा है? ये दौर की बात है। देखिए, अब जैसे क्लासिकल म्यूज़िक का दौर था, पुराने दौर में लोग सुनते थे उसको, उसके बाद गज़ल का दौर है, अब सूफी म्यूज़िक ज़्यादा लोग सुनते हैं, कवाली को बड़ा अरूज है, कवाली बहुत शौक से लोग सुन रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। रहीम, आप बताइएगा कि आप छोटे साहबजादे हैं तो कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? बहुत सारे लोग जो हैं अब पॉप की तरफ ज़्यादा हैं और जो ये क्लासिकी है, नीम क्लासिकी है, इससे दूर नज़र आते हैं। आप किस तरह से राग़िब? जी, मैं दोनों तरफ से, क्योंकि दौर को भी देखना पड़ता है और क्योंकि आजकल को कवाली का तो ट्रेंड है और जो गज़ल का है और बाबा के साथ वगैरह टीच वगैरह जो बाबा करते हैं, और मैं इनसे वगैरह सीख रहा हूँ, साथ घराने की लेगेसी भी साथ लेकर चल रहा है जी। और अहमद, आप बताइएगा कि आपको मजबूर तो नहीं किया वालिद ने कि नहीं आपको यही करना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आज का जो दौर है, जो मैं जहाँ तक मैंने देखा है, सेमी क्लासिकल गज़ल की वगैरह, इसको भी कुछ ना कुछ लोग लाइक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो 99% है इस वक्त जो मेन मौजू है वो है कवाली। ये तो है, ये तो है। हम जी जी से ना वो देखा जाए क्योंकि सही है, कवाली का यही ट्रेंड है। बिल्कुल। हम ज़्यादा बातों में मेरा ख्याल है वक्त ना ज़ाया करें, हमारी ऑडियंस वेट कर रही है, हमें कुछ सुनाइए। हम एक कलाम सुनाते हैं आपको, सूफी कलाम शाह। जी जी।
साडे सजन दे रात हनेरी बदल कलिया खूबसूरत, क्या बात है। ये तो आपके वालिद भी ये जो है बहुत पढ़ा करते थे। कोई खास लगाव इस कलाम से? जी जी खास लगाव है। मैं तो क्योंकि सूफियाना जो रंग है ना वो मैं बड़े शौक से गाता हूँ। ये पता नहीं शुरू से मेरी अच्छा इसमें कोई जादू है, जब भी आप गाते हैं आपके सुरों में वो जान आ जाती है, सुनने वाले जो है वो शायद आपकी सोल इससे कनेक्ट कर पाती है, सुनने वालों की तो करती है। असल बात यही है जो आपने फरमाई। बिल्कुल। और इस ये जो एक ताल्लुक होता है सुनने वालों के साथ एक सुनाने वाले का, जिस तरह से आप सुनाते हैं और आप जो कुछ कलाम पढ़े होते हैं तो दिल चाहता है कि आप सुनाते ही रहिए और हम सुनते ही रहें, वक्त की कोई कैद ना हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको लगता है कि खास ज़ौक़ के लोग ही इस टाइप का जो म्यूजिक है उसे पसंद कर सकते हैं, या फिर जब ये सुनाया जाता है तो सब महव हो जाते हैं? हमारे कुछ ऐसे यानी कि सूफियाना महफिलें हुई हैं जहाँ पे अक्सर ये कलाम हमने पढ़ा है, मैं मेरे वालिद साहब ने, मेरे चचा ने, उस्ताद रियाज अली खान साहब ने। तो वहाँ एक पुरकैफ जो है ना वो एक समा बन जाता है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा कोई पैगाम देना चाहेंगे लिसनर्स को? अब तो बहुत सारे लोग जो है ना वापस लौटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, वापस जो लोग भी गा बजा रहे हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, पहले इसको सीखें, क्लासिकल म्यूजिक को सीखें, फिर चाहे वो पॉप म्यूजिक गाएं, चाहे यानी कि गजलें गाएं या जो भी वो गाना चाहते, लेकिन सीख कर गाना चाहिए। ये मेरा पैगाम है। ये आपने खूबसूरत बात की है और जो आपने सिखाया है ना वो झलक रहा है। जिस तरह से अपने साहिबजादों की आपने ट्रेनिंग की है बहुत ज़बरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया, हमारी और हमारे नाजरीन की जो सुबह है उसमें इतने सारे सुर बिखेर दिए। हम चाहेंगे कि आप हमें मजीद कुछ सुनाएं। जी प्लीज।